हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th रिलेशन फंक्शंस में हम फोर्थ लेक्चर में आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना सिखाएंगे। जैसे इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, कैसे आप किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करोगे या इक्विवेलेंस वेरीफाई करोगे, जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसके पिछले थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था कि नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, और दो क्वेश्चंस हमने आपको किसके लिए कराया था, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो आज कुछ और क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कर लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ध्यान देना इधर आप लोग। क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे आपके पास दिया गया है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन, आपके पास आर एक रिलेशन गिवन है ऑन एन इंटू एन। एन इंटू एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था और उस टाइम बताया था ना कि ये इसका एक हाफ पार्ट है। आज जो मेन क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चंस एक साथ इन्वॉल्व होंगे, जिसके दो सब पार्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसका एक पार्ट मैंने कराया हुआ था, आज हम उसको दूसरे देखिए। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन इंटू एन। एन इंटू एन का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का। तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस केस में क्या होगा, एलिमेंट्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, गिवन बाई। और ये रिलेशन डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है वो देखिए, ए बी रिलेटेड टू सी डी। हाँ, ए बी दो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी, सी डी दोनों रिलेशन में है, कब है, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू डी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू बी इंटू सी इन ब्रैकेट ए प्लस डी। ये गिवन है आपके पास। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी रिलेशंस में होंगे, कब होंगे, जब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इनर का सम, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इनर का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, कल हमने हाफ पार्ट केवल किया था इतने का, ए डी इक्वल टू बी सी। आज क्या है, सम और प्रोडक्ट दोनों को हमने क्या किया, इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। करने का क्राइटेरिया वही रहेगा, ठीक है, जैसे बताया था। इसको देखो आप ध्यान से, कैसे आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करोगे। तो आपको पता है कि कोई भी रिलेशन, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि कोई भी रिलेशन जो है इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए उसको आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना होगा। ठीक है, तो देखो आप जब इसमें आओगे तो आपके पास सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या वेरीफाई करोगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। हम सपोज कर लेंगे एक सिंगल ऑर्डर पेयर इसमें, तो क्या मिलेगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन इंटू एन, क्योंकि रिलेशन इसी सेट पे डिफाइन है ना, एन इंटू एन, इसी का एक आर्बिट्री एलिमेंट हम कंसीडर कर लिए। अब देखो, ए कॉमा बी मतलब एक जनरल ऑर्डर पेयर है, कोई भी वैल्यू हम ए और बी की कुछ भी ले सकते हैं जो नेचुरल टू नेचुरल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमको क्या लाना होगा, हमने बताया था ना, जब ऑर्डर्ड पेयर का काम आए तो आप क्या करना, रफ में चेक कर लेना कि आपको क्या रिलेशन फाइंड करना होगा। तो आपको लाना है ए बी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, तो ये कब आएगा, आप इस रिलेशन पे आ जाओ, ए बी रिलेटेड सी डी। तो आउटर का प्रोडक्ट देखो, ए इंटू डी, ए इंटू डी, तो यहां देखो ए की जगह ए है, डी की जगह बी है, ए बी इंटू, और इधर क्या आएगा, बी प्लस ए। फिर जब करेंगे तो इनर का प्रोडक्ट, तो ये बी ए, और आउटर का सम मीन्स ए प्लस बी आएगा। आपको ये रिलेशन ले आना है। तो आप देखो ऐसे समझना, बी प्लस ए प्लस बी के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है कम्यूटेटिव होता है, और ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल होता है। ये क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो बड़े आसानी से आपको दिख गया कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये आपको फाइंड करना होगा क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये प्रूफ हो पाएगा। तो आप जानते हो कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, that's why AB will be equal to BA and B plus A will be equal to A plus B। तो अब इसको ना ये रफ में आपने ट्राई कर लिया,
तो अब आप अपने सॉल्यूशन में यहां लिखोगे इस कंडीशन को, क्या लिखोगे, वी हैव ए इंटू बी ब्रैकेट बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी। अब आप इसका रीजन दे दोगे, ये चीज तो आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, तो रफ में आपको केवल एक आइडेंटिफाई करना था क्या ऐसी कंडीशन लाए जिससे ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो आपके पास ए बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी। तो अब यहां से देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, यहाँ रीजन आप दे दोगे एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है इसलिए ये कंडीशन बनी। तो आप देख रहे हो इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इनर का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर इनटू सम ऑफ आउटर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी रिलेटेड टू ए बी। देखो आप सी डी की जगह यहाँ ए बी है, तो ए इंटू डी होना चाहिए, डी की वैल्यू बी है, इन ब्रैकेट बी प्लस ए सी, यहाँ था ना बी प्लस सी, तो बी और सी आ गया इक्वल टू, फिर आप बी ए में आए तो इनर का प्रोडक्ट लिया गया बी ए आया और आउटर का सम लिया गया, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी। तो ए बी रिलेटेड ए बी, इसका मतलब जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आप कंसीडर करोगे सबके लिए आपको रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे किसके लिए, चलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो देखो आप सिमेट्रिक रिलेशन जब प्रूव करने के लिए आप जाओगे तो सिमेट्री चेक करते हैं हम। सेकेंड कंडीशन सिमेट्री, ये चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्री प्रॉपर्टी आप चेक कर रहे हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट में सिमेट्रिक बता देंगे, एक में ट्रांजिटिव बता देंगे, या नहीं होगा तो देखेंगे। देखो आप सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री में हम दो एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करेंगे। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन इंटू एन सच दैट, इस कंडीशन पे दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों आपस में रिलेशन में है, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, आप यही ना करते हो कि जो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ हो वही रिलेशन सेकंड का फर्स्ट के साथ प्रूफ कर देते हो, तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो आपने दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी कंसीडर किया है, आपको ये दिखाना है कि आपने कंसीडर किस बेसिस पे किया है दो ऑर्डर्ड पेयर, कि दोनों आपस में रिलेशन में है। अब आपको सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, सी डी रिलेटेड ए बी ले आना होगा। ठीक है, तो देखो आप पहले अपनी कंडीशन बना लो, सिंस ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, कंडीशन ये है, इस कंडीशन को आप रखो तो ये मिलेगा ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ये आया। अब आपको ले क्या आना है, रफ में सोचो, आपको ले आना है सी डी रिलेटेड टू ए बी, आपको ये फाइंड आउट करना है सी डी रिलेटेड, तो क्या कंडीशन आएगी, देखो आउटर का प्रोडक्ट, तो आउटर का प्रोडक्ट सी बी आएगा, इनर का सम ये डी प्लस ए हो गया, इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट लेंगे यानी कि ये डी ए आना चाहिए, और आउटर का सम लेंगे तो ये सी प्लस बी आना चाहिए। आपको लाना है सी बी इंटू डी प्लस ए, डी ए इंटू सी प्लस बी। आप आ जाओ इधर, बीसी को आप सी बी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकते हो, सही हो गया पहला। दूसरे में आइए, ए डी को डी ए लिख सकते हैं, और बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी लिख सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, हमको ये पता है ना अगर ए इक्वल टू बी है तो हम इसको बी इक्वल टू ए कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में इसको राइट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू ए डी इंटू बी प्लस सी। अब आप जानते हो, यहां लिख दोगे रीजन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, sum and product of natural numbers is commutative, hence what will we get, hence bc को हम cb लिख देंगे, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, a प्लस डी इसको हम d प्लस ए लिख देंगे, इक्वल टू ad को हम da लिख देंगे, और b प्लस सी को हम c प्लस b लिख देंगे। देखो आप ये कंडीशन आ गई ना, cb
इन ब्रैकेट डी प्लस ए इक्वल टू डी ए इन ब्रैकेट सी प्लस डी। तो जो ये कंडीशन थी जब ए बी रिलेटेड सी डी था, तो इस कंडीशन को, जिस कंडीशन पे ये रिलेशन में थे, उसी सेम कंडीशन पे हमारे पास सी डी रिलेटेड ए बी का कंडीशन मिला। इसका मतलब क्या हो गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी आ जाएगा। सी डी हम लेके चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी, हमको मिला क्या, सी डी रिलेटेड टू ए बी, हेंस आर इज सिमेट्रिक। आपके पास ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, अब सिमेट्री हो गई, रिफ्लेक्सिविटी। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन हम ट्रांजिटिविटी के लिए जाएंगे। तो देखो आप, ट्रांजिटिविटी में हम तीन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करेंगे। तो लेट क्या लेना है आपको, ए बी सी डी एंड ई एफ, तीन एलिमेंट्स लिया हमने, बिलोंग्स टू एन इंटू एन, सच दैट ये तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इंटू नेचुरल नंबर्स के सेट्स में है। आपको ये किस कंडीशन पे आपने लिया, फर्स्ट और सेकंड आपस में रिलेशन में होने चाहिए, ए बी रिलेटेड टू सी डी, एंड सेकंड और थर्ड रिलेशन में होना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक, फर्स्ट सेकंड के साथ रिलेशन में है, सेकंड थर्ड के साथ। अब आपको फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ बनाना रहेगा। ठीक, तो जो कंडीशंस हैं उसको ले, मतलब क्या हुआ देखो, फर्स्ट को थर्ड के साथ ले आना, मतलब इस जो कॉमन पोर्शन है सी डी, इसको हमको एलिमिनेट करना रहेगा। तो हम देखेंगे कैसे ये एलिमिनेट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, सिंस ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाइज दैट, तो आपके पास क्या कंडीशन आई है, ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ये कंडीशन है। तो अब देखो इसमें, अब जैसे कल बताया था सी डी आपने सेपरेट कर लिया था, यहाँ क्या है, ए बी सी डी चारों एक साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या करना ना, एक छोटा सा थोड़ा सा ट्रिक लगा देना, आपको सी डी सेपरेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दोनों साइड ए बी सी डी से डिवाइड कर दो आप। तो देखो, ए डी इंटू बी प्लस सी अपॉन ए बी सी डी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी अपॉन ए बी सी डी। अगर आप ए बी सी डी से दोनों साइड, क्यों, क्योंकि चारों एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी इन्वॉल्व दिख रहा है, तो आप क्या करो, ए बी सी डी से डिवाइड जब आप करोगे, दो एलिमेंट तो ऐसे ही कट जाएंगे, ए और डी इधर से, बी सी इधर से। अब आपके पास क्या बच गया, बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी। फिर आप सेपरेशन कर दो, तो सेपरेशन करोगे बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी। ठीक, तो बी से ये बी कैंसिल, सी से ये सी, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो यहाँ आएगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन ए। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ रख लेंगे, सी और डी को एक साथ, तो डी को इधर भेज देते हैं, तो वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी, और इधर जाके ये वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, इसको इक्वेशन वन ले लेंगे। हमने क्या किया, सी और डी की ग्रुपिंग एक साथ कर लिया। ठीक, तो अगले में भी अब ऐसे ही करेंगे। अभी तो हमने एक कंडीशन लिया ना, ए बी रिलेटेड सी डी, अब सेकेंड कंडीशन पे हम जाएंगे, सी डी रिलेटेड ई एफ। देखो अब इधर कर देते हैं, इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे अगेन, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगेन सिंस सी डी रिलेटेड टू ई एफ, दिस इंप्लाइज, तो जब सी डी रिलेटेड ई एफ है तो हमारे पास आउटर का प्रोडक्ट मतलब सी एफ आएगा, इनर का सम मतलब डी प्लस ई, इनर का प्रोडक्ट डी ई आएगा, आउटर का सम मतलब सी प्लस एफ। अब हमको क्या दिखाना है, हमको ले आना है सी डी को ई एफ को सेपरेट कर देना है, मतलब सी डी की ग्रुपिंग एक साथ, ई एफ की ग्रुपिंग एक साथ कर देंगे। ठीक है, फिर देखो आप, सी एफ डी ई सी एफ चारों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम सी डी ई एफ से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। जैसे वहां ए बी सी डी चार था, तो चारों को प्रोडक्ट करके डिवाइड किया, इधर भी हम ए बी सी डी ई एफ से डिवाइड करेंगे, सी एफ डी प्लस ई अपॉन सी डी ई एफ इक्वल टू डी ई, और इधर सी प्लस एफ अपॉन में सी डी ई एफ, ये करेंगे, सी एफ से सी एफ कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो बच क्या गया, डी प्लस ई अपॉन डी इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। इसको हम सेपरेट करेंगे,
ये d अपॉन डी बचेगा प्लस e अपॉन डी बचेगा इक्वल टू c अपॉन सी एफ बचेगा प्लस f अपॉन सी एफ बचेगा। तो देखो d से d कैंसिल, e से e कैंसिल, c से c कैंसिल, f से f कैंसिल, तो बचा क्या, 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। तो हम क्या करते हैं, ई एफ को एक साथ रख लेते हैं, ये 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारे पास देखो सी डी की एक ग्रुपिंग आई है कि 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और दूसरा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। देखो आप 1 अपॉन सी माइनस डी की वैल्यू 1 अपॉन ए माइनस बी के इक्वल है, और इधर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी की वैल्यू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ के इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ। आप ऐसे समझो, और आगे इस कंडीशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि ये रिलेशन था तो इसी से न बना, जब ए बी और सी डी रिलेशन में था तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी है। अब आपके पास अगर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये आ गया ना, यही चाहिए था आपको। फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आपके पास मिल जाएगा, यहां आप ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। देखो आपके पास इसके बाद क्या कंडीशन आएगा, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आपको फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ मिल गया, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर आपके पास ट्रांजिटिव हो गया। जब ट्रांजिटिव आ गया, आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक। इसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जो है बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एक्चुअली ट्रांजिटिविटी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ना रफ में इसको देखना कि क्या कंडीशन लेकर के आए जिससे हमारा सॉल्व हो जाए, उसके लिए आप जो है क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया वैसे। और जैसे इसका हमने प्रोडक्ट वाला पार्ट बता दिया था, ध्यान दीजिए, हमने ये बता दिया था ए बी रिलेटेड सी डी, दिस इंप्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी, ये बताया था। इसी का एक रिलेशन और आता है, वही दोनों कंबाइन करके इसमें कराए हैं, ए बी रिलेटेड सी डी इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये आता है। ठीक है, तो सेम चीज जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको वहां डिवाइड किए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है, ये वैल्यूज निकाल करके हम रखेंगे। एक ये हो गया, और एक आप और लिखिए, जो है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। आप लिखेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ, prove that the intersection of two equivalence relation, two equivalence relations, prove that the intersection of two equivalence relation on a set is also an equivalence relation, is also an equivalence रिलेशन। ये आपको प्रूफ करना है। दो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे गिवन है तो वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। बट देयर यूनियन इज नॉट नेसेसरली, इज नॉट नेसेसरली, लेकिन उनका जो यूनियन होगा ये जरूरी नहीं है कि वो भी इक्विवेलेंस हो। आप इसी को दूसरे वर्ड में क्या कह सकता है, देखो एक तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट बना के प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट देयर यूनियन इज नॉट नेसेसरली, लेकिन उनका यूनियन जो है जरूरी नहीं। और दूसरा क्या कह सकता है, देखो इसी को दूसरे वर्ड में, लेट
R1 and R2 be two equivalence relations, be two equivalence relations on A, कोई सेट A गिवन है, उस पे दो इक्विवेलेंस रिलेशंस R1 और R2 गिवन है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना होगा क्या, R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही इंटरसेक्शन का मतलब यही ना सिंबल होता है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बट R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, देखो आप, हमने बताया जब आपको पता हो कि इक्विवेलेंस है, प्रूफ करना हो, तो आप जनरल एलिमेंट से करोगे, और जब आपको पता है कि नॉट का केस आ रहा है तो आप एग्जांपल ले लोगे। ठीक है, तो यूनियन वाले के लिए हम एग्जांपल दिखाएंगे, इंटरसेक्शन वाले को जनरल केस से करेंगे। ठीक है, तो आप आ जाओ सॉल्यूशन में। क्वेश्चन समझ में आ गया, दो इक्विवेलेंस रिलेशंस दिए गए हैं, एक R1 और एक R2, दोनों सेट ए पे गिवन है। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि उनका इंटरसेक्शन जो है R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, लेकिन उनका जो यूनियन होगा वो यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम इंटरसेक्शन के लिए आते हैं। फॉर R1 इंटरसेक्शन R2, इंटरसेक्शन मतलब आप समझते हो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है। जैसे अगर कोई A जो है सेट A को बिलोंग कर रहा है, A जो है B को भी बिलोंग कर रहा है, A जो है A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A सेट A में भी है, A जो है सेट B में भी है, मतलब दोनों में कॉमन आ गया ना, ये A इनके इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन सेट में भी बिलोंग करेगा। जैसा आप 11th की क्लासेस में आप वीडियो देख सकते हो, मेरा भी 11th की क्लास में इंटरसेक्शन है पढ़ा हुआ। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड वाले 6, 7, 8 में भी इंटरसेक्शन केस पढ़े हुए हैं, सीबीएसई वाले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर मान लो नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आप वीडियो देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर क्लास 11। देखो, फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 की बात करेंगे, पहला केस हम रिफ्लेक्सिविटी में चलेंगे, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखना ध्यान से, आप रिफ्लेक्सिविटी में बात करेंगे तो हमने बताया कि रिफ्लेक्सिविटी में हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है, तो हम सेट ए का एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने ए ले लिया है। ठीक है, अब देखो आप, R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस हैं सेट ए पे, तो दोनों अगर इक्विवेलेंस है मतलब दोनों रिफ्लेक्सिव रहे होंगे, दोनों सिमेट्रिक भी रहे होंगे, ट्रांजिटिव भी रहे होंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एज आप रीजन दे दोगे R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, आर इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए, देन क्या आएगा, देखो ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, R1 इक्विवेलेंस है मतलब R1 रिफ्लेक्सिव होगा, तो R1 एंड R2 विल आल्सो बी रिफ्लेक्सिव, विल आल्सो बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है और ऑलरेडी गिवन है R1 और R2 जो है दोनों इक्विवेलेंट। हेल्प, हाँ देखिए, R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, हाँ सेट ए पे, तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी होंगे। अब जब रिफ्लेक्सिव होंगे तो क्या होगा, देखो, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। क्यों? क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका ऑर्डर्ड पेयर उसी के साथ बनेगा ना, तो ए कॉमा ए R1 में बिलोंग किया और ए कॉमा ए R2 में, देखो ए कॉमा ए R1 में भी है, ए कॉमा ए R2 में भी है, इसका मतलब दोनों में कॉमन हो गया ना, तो दैट इज क्या मिलेगा आपको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब सेट के सभी एलिमेंट ए की कुछ भी वैल्यू आप रखोगे तो उसके लिए ए कॉमा ए क्या आएगा, इनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहां से क्या निकल करके आएगा हमारे पास, हेंस पहला केस आ गया, R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? आप जानते हो ना, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए की सभी वैल्यू के लिए ए कॉमा ए जो है रिलेशन में हो। तो आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव दिखाना था, तो आपने सेट का एक एलिमेंट ए ले लिया है। ठीक है, अब आपने क्या किया,
R1 R2 दिया हुआ है कि इक्विवेलेंस है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इक्विवेलेंस है, तो जब ये इक्विवेलेंस है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए की सभी वैल्यू के लिए ए R1 में भी बिलोंग करेगा, ए R2 में भी बिलोंग करेगा। अब ए R1 में है, ए R2 में है, तो मतलब दोनों में कॉमन हो गया ना। जब दोनों में कॉमन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन हम सिमेट्री चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करवा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें ज्यादा है। तो सेकंड केस में हम सिमेट्री की बात करेंगे कि सिमेट्री फॉलो करेगा कि नहीं। तो सिमेट्री में हम दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो हम सपोज कर लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, किस कंडीशन पे बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सेट के दो एलिमेंट हैं जो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये रिलेशन में। तब अब हमको दिखाना क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हमको ले आना होगा। ठीक है, अब देखो आप, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ए कॉमा बी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। अब आप देखो, अगर ए कॉमा बी R1 में है, ए कॉमा बी R2 में है, तो आप जानते हो ना R1 और R2 क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विवेलेंस है। जब इक्विवेलेंस है सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक होगा तो ए कॉमा बी अगर R1 में है, बी कॉमा ए भी क्या होगा, R1 में ही होगा। तो आप यहां लिखोगे एज R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशंस, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, देन तो यहां से हमारे पास क्या होगा, दे विल बी सिमेट्रिक आल्सो, दे विल बी सिमेट्रिक आल्सो, वो सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। जब सिमेट्रिक होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ, वही सेकंड का फर्स्ट के साथ होता है, तब वो रिलेशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक। एंड फॉर ऑल a comma b belongs to R2, this implies that b comma a belongs to R2। अब देखो आप, b comma a R1 में भी है, b comma a R2 में भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। तो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आएगा हमारे पास, b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब आप देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 आपने लिया था, उसके रिस्पेक्ट में आपको b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, R1 इंटरसेक्शन R2 आपका सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम थर्ड केस ट्रांजिटिव, देख लो आप कैसे किया जा रहा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्या लिया आपने, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स लेते हैं सेट का, और मान लेते हैं कि वो रिलेशन में है। तो हमको रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 ले लेंगे। अब अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों सेट में कॉमन हो गया, तो ए बी जो है R1 को भी बिलोंग करेगा, और ए कॉमा बी जो है R2 को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस हैं। तो अगर ए कॉमा बी R1 में है, तो बी कॉमा ए भी R1 में आएगा। अगर ए कॉमा बी R2 में है, तो बी कॉमा ए भी R2 में आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। अब आप देखो, बी कॉमा ए R1 में आया, बी कॉमा ए R2 में आया, इसका मतलब दोनों में कॉमन हो गया। कॉमन हो गया मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्शन में लाई करेगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था R1 इंटरसेक्शन R2 को, बी कॉमा ए बिलोंग कर गया R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये आपका सिमेट्री हो गई। थर्ड केस हम ट्रांजिटिविटी के लिए जाएंगे। देखो आप, थर्ड केस जो है हमारे पास क्या हो गया,
ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिव फॉलो हो गया, सिमेट्रिक फॉलो हो गया, अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए जाएंगे। तो ट्रांजिटिविटी में हम तीन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। देखो तीन एलिमेंट्स पहला दूसरा रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, दूसरा और तीसरा भी आपस में क्या है, रिलेशन में है। अब हमको क्या लाना होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ लाना मतलब हमको बी को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे वो सोचा जाएगा, कंडीशंस बनाएंगे। देखिए, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, और साथ में क्या मिला, बी कॉमा सी बिलोंग्स, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू। ए कॉमा बी आर वन में भी होगा, ए कॉमा बी आर टू में भी। अगेन फिर आपके पास क्या है, ए बी रिलेटेड सी डी था ना, ए बी बिलोंग्स, और यहाँ बी सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। तो सिंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, तो जब बी कॉमा सी आर वन इंटरसेक्शन आर टू को बिलोंग कर रहा है, तो यहां से क्या आएगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर टू। अब आप देखो, आर वन आर टू दोनों इक्विवेलेंस है, तो दोनों सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ ट्रांजिटिविटी, तो ये तीनों ट्रांजिट, तो क्या आएगा, आप यहाँ क्या लिखोगे, एज आर वन एंड आर टू आर ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, गिवन है आपके पास इक्विवेलेंस। देखो जब आर वन आर टू इक्विवेलेंस है, देन दे विल आल्सो बी ट्रांजिटिव। तो जब ट्रांजिटिव होंगे, दे विल आल्सो बी ट्रांजिटिव। ओके, इक्विवेलेंस है तो ऑब्वियस है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। अब अगर ट्रांजिटिव है तो देखो, ए बी आर वन में है, बी सी आर वन में है, ऑब्वियसली ए कॉमा सी भी आर वन में होगा ना, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ बनेगा, तो ट्रांजिटिव। देन हमारे पास क्या आएगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, पहला केस। ठीक, अगेन फॉर ऑल, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर टू, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर टू। ए कॉमा सी आर वन में भी है, ए कॉमा सी आर टू में भी है, इसका मतलब इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू, इक्वेशंस वन और टू से क्या मिलेगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। देखो आप, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू आया, ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आपने दिखा दिया ए कॉमा सी, जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, वही सेम रिलेशन फर्स्ट का थर्ड के साथ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज ट्रांजिटिव। अब लास्ट में आप कंक्लूड कर लोगे क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप कंक्लूजन में ये लिख दोगे, सिंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसको ना देखो, इस क्वेश्चन को आप याद भी कर लो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई भी होंगे, उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अगर दो रिलेशंस इक्विवेलेंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा इक्विवेलेंस होगा। अब देखो, आपने इंटरसेक्शन को तो दिखा दिया, अब आपको ये भी याद रखना होगा कि यूनियन जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली का मतलब क्या हुआ, कि जरूरी हो भी सकता है, अगर कोई पर्टिकुलर केस आ जाएगा तो उस केस में हो जाएगा, लेकिन जनरली नहीं होगा, हमेशा ये नहीं होगा, इक्विवेलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो आर वन फॉर आर वन यूनियन आर टू,
तो आप जानते हो ना, मैंने बताया जब नॉट का केस रहेगा तो आप क्या करना, एग्जाम्पल लेना। तो आप एक सेट सपोज कर लो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये है, एंड R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 इक्वल टू, आप सपोज कर लो, अब देखो इक्विवेलेंस है तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा जो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो देखो आप 1 1 2 2 3 3, ये रहना रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। फिर आप क्या करो, 1 2 ले लो, ठीक है, और इधर 2 3 सपोज कर लो आपने लिया, 1 2 और 2 3। तो ऐसा रहना चाहिए, आपको ये याद रखना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आप सिमेट्रिक देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 और 2 1 आया। R2 आप देखो क्या ले लो, आप 1 1 ले लो, 2 2 क्योंकि ये भी इक्विवेलेंस होना चाहिए, 3 3 हो गया। फिर आप 1 3 ले लो, 3 1 ले लो, ठीक। देखो आप 1 3 था, 3 1 आया, सिमेट्रिक भी हो गया। 1 3 3 1 है तो 1 1 आना चाहिए, है। 1 2 2 1 है, सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 है तो 1 1 आना चाहिए, वो भी है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। B2 इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, रिलेशंस ऑन ए, ओके। अब देखो आप R1 यूनियन R2 निकालो जरा। तो आप जानते हो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाता है। तो जब यूनियन करोगे आप तो 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद 1 2 2 1 1 3 3 1, ये आएगा, आ गया। अब आपको चाहिए क्या दिखाना है कि ये देखो रिफ्लेक्सिव तो बन रहा है, ये इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक करना है। आप देखो ऐसे समझना, इधर 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो है, 1 2 उसके रिस्पेक्ट में 2 1 1 3 3 1 है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए जरा आना आप और देखना कि वो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्या करो, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर आप देखना, आपके पास क्या है, 2 2 है और इधर 2 1 है। तो 2 2 देखो फर्स्ट का सेकंड के साथ बना और सेकंड का 1 के साथ, मतलब थर्ड एलिमेंट के साथ। तो 2 का 1 के साथ आना चाहिए, आ रहा है, एक तो ये मिल गया। हमको ऐसा खोजना होगा जिससे ये हम दिखा पाए कि हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हमारे पास बन चुका है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हाँ देखो आप 2 1 1 3, अगर हम बात करते हैं ये 2 1 है 1 3 है तो हमारे पास 2 3 भी आना चाहिए ना, नहीं है। आप यहां लिखोगे एज 2 1 एंड 1 3 बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। हमने बताया ना कि ट्रांजिटिव कब होगा, जब तीन एलिमेंट में दो का जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ बन रहा है, वही सेम रिलेशन पहले का तीसरे के साथ बने, तब जो है वो रिलेशन क्या कहलाता है हमारा, ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि 2 1 बन रहा है, 1 3 बन रहा है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरा 2 3 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, जिसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हेंस दैट इज लिख लोगे आप, R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक। अब जब ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तीन में से कोई भी एक केस अगर जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। हेंस आपके पास क्या मिल गया, R1 यूनियन R2 इज नॉट इक्विवेलेंस। ये जरूरी है, हो भी सकता है अगर उस कंडीशन, जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर रिलेशंस हैं जिनमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बहुत सारे में करेगा भी, इसीलिए नेसेसरली वर्ड लगा है। नेसेसरली का मतलब ये होगा कि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन, आज रिलेशन खत्म हो गया है टॉपिक। अब हम लोग अगली क्लास से फंक्शंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए, चारों लेक्चर्स को देखिए, पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है उसको कमेंट में लिख के भेजिए उस क्वेश्चन को, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
ओके, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, आपके काम के वीडियोज हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, हाँ, और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से। आज रिलेशंस का लेक्चर खत्म हुआ है। ठीक, जितना बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने टाइप के कॉन्सेप्ट थे, सारे हमने क्लियर कर दिए। टोटल 4 लेक्चर्स रिलेशंस के हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए चारों को बारी बारी से, आपके काम आएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो आप जब सैंपल पेपर वगैरह देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, इन्हीं में से कोई न कोई एक क्वेश्चन आया हुआ होगा। 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये मतलब आप रट जाना एक तरह से, क्या कि अगर 2 रिलेशंस इक्विवेलेंस हैं किसी सेट पे, तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, लेकिन उनका यूनियन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। कल अगली क्लास में जो है हम आपको फंक्शन बताएंगे।